सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फैक्ट अड्डा में। और इस चैनल के एक और नई वीडियो में जहां आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिर्जापुर सीजन 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों, मिर्जापुर सीजन 3 की शुरुआत होती है मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार से। तो मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार में कोई भी बड़ा आदमी नहीं आया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माधुरी भाभी ही मौजूद थी और उन्हें ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो पब्लिक से कहती हैं कि वो आज विधवा हुई हैं, उनके पति भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो प्रदेश को काफी अच्छे से चलाएंगी। साथ ही उन्हें कालीन भैया के बारे में भी मालूम नहीं है क्योंकि उनकी डेड बॉडी भी कहीं नहीं मिली। लेकिन सभी लोगों का ये मानना है कि कालीन भैया भी मारे जा चुके हैं। जिसके बाद कोर्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि गुड्डू भैया के पिता वकील साहब जो हैं वो खुद को सरेंडर कर देते हैं और कोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने एसएसपी मौर्य की जान ली है और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते, बल्कि वो तो सीधा कहते हैं कि उन्होंने जान ली है। जिस वजह से आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। और जब उन्हें पुलिस स्टेशन से ले जाया जा रहा होता है तभी गुड्डू भैया पुलिस की सारी गाड़ी रोक देते हैं और वहाँ अपने पिता से कहते हैं कि आपके पास अभी भी मौका है और मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। लेकिन गुड्डू भैया के पिता तो भैया पूरी तरह से अड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने एसएसपी मौर्य की जान ली है, इसलिए वो जेल जाकर ही रहेंगे। जिस वजह से गुड्डू भैया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और आगे हम देख पाते हैं कि शरद जो कि माधुरी भाभी यानी कि चीफ मिनिस्टर के पास आता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि शरद ने ही कालीन भैया की जान बचाई थी। लेकिन यहाँ पर शरद जो है वो माधुरी भाभी को उनके बारे में कुछ नहीं बताता। और अब क्योंकि शरद जो है वो मुन्ना भैया का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए वो यहाँ पर माधुरी भाभी से मिलने के लिए आया था। जिसके बाद हम गोलू के इन्फॉर्मर को देख पाते हैं। दरअसल में वो लोग अभी भी कालीन भैया की खोज कर रहे थे, इसलिए वो लोग एक दूसरे शहर आए थे जहाँ पर उन्हें इन्फॉर्मर की मदद से कालीन भैया के बारे में मालूम चलता है। इसलिए वो लोग फुल सिक्योरिटी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर कालीन भैया नहीं बल्कि कोई और ही मौजूद है। जिसके बाद वो यहाँ से वापस जाने लगते हैं जहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें खतरा है, इसलिए वो लोग हथियार निकाल लेते हैं। तभी यहाँ पर बाहुबली उनके सामने आता है। यहाँ पर गोलू बताती है कि मिर्जापुर के बाहुबली के साथ वो काम करती है और कहती है कि वो यहाँ पर किसी और को ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ का बाहुबली कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर अभी भी कोई नहीं बैठा है और बैठा भी होता तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि यहाँ के बाहुबली हम हैं। जिसके बाद वो उनके इन्फॉर्मर को सामने लाते हैं और सभी के सामने बेरहमी से उसका गला काट कर यहीं पर उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद वो गोलू से कहते हैं कि तुम औरत हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाती। अब गुड्डू भैया जो हैं वो अपने घर में पहुँचते हैं जहाँ पर कि वो बताते हैं कि पिताजी वापस आने के लिए तैयार नहीं है और न ही वो मान रहे हैं। इसलिए गुड्डू भैया चाहते हैं कि डिम्पी और उसकी माँ जो है वो उनके साथ रहे, लेकिन उनकी माँ मना कर देती है। तो भाई माधुरी भाभी और आईजी धुबे जो है वो प्रदेश में शांति कायम करने के लिए काफी हद तक कोशिश कर रहे थे। लेकिन शांति तो तब कायम होगी जब गुड्डू भैया शांत होंगे और साथ ही वो लोग कालीन भैया को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि अगले हफ्ते जो है वो पूर्वांचल के मुखिया की एक मीटिंग है जहां पर कि बताया जाएगा कि पूर्वांचल का अगला मुखिया कौन होगा। लेकिन अपनी दावेदारी पेश करने के लिए गोलू को कालीन भैया की डेड बॉडी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अगर डेड बॉडी मिल जाती है तो वो लोग मिर्जापुर और पूर्वांचल की पूरी तरह से दावेदार होंगे। वहीं बीना बताती है कि कोई अंदर का नहीं है जिसने कालीन भैया को छुपा कर रखा है। तो वही गोलू जो है वो गुड्डू भैया से कहती है हमें कुछ बाहुबलियों के संपर्क में रहना चाहिए, तभी हम मिर्जापुर और पूर्वांचल की गद्दी को पा सकेंगे। लेकिन गुड्डू भैया किसी के भी आगे हाथ फैलाने वाले नहीं थे। तो वहीं दूसरी तरफ शरद जो है वो सारे बाहुबलियों से मिलकर अपने तरफ कर लेता है क्योंकि उसे भी पूर्वांचल की गद्दी चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कालीन भैया के प्रति सिंपैथी क्रिएट करनी है। जिसके बाद सभी लोग गुड्डू भैया के खिलाफ हो जाएंगे। तो अब गुड्डू भैया का पैर जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। तो वही हमें पता चलता है कि आज ही पूर्वांचल के मुखिया की मीटिंग होने वाली है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी यहाँ से जा सकता है। तो यहाँ पर गुड्डू भैया जाने वाले थे और उन्हें मालूम चलता है कि उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता है। हालांकि उन्हें मिर्जापुर की गद्दी अभी तक नहीं मिली थी और इसी के बारे में आज रात बात होने वाली थी। जिसके बाद सारे शहरों के बाहुबली मिलकर प्रयागराज पहुँचते हैं जहाँ पर कि आज की मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर सारे बाहुबली आ जाते हैं और मीटिंग भी शुरू हो जाती है जहाँ पर कि बहुत सारे बाहुबली का मानना ये है कि मिर्जापुर की गद्दी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डू भैया के नाम होनी चाहिए।
लेकिन शरद शुक्ला का ये मानना ये है कि गुड्डू जो है वो इस गद्दी के लायक नहीं है, इसलिए मिर्जापुर की गद्दी जो है वो जौनपुर को सौंप देनी चाहिए। तब गुड्डू भैया कहते हैं कि तुम्हें जौनपुर की गद्दी जो है वो भीख में मिली थी, इसलिए तुम मिर्जापुर की गद्दी भी भीख में ही चाहते हो। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जहाँ पर कि शरद जो है वो उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिस वजह से उनके बीच में झड़प हो जाती है। तब पूर्वांचल के मुखिया के रूप में निर्णय लिया जाता है कि अगले दशहरे पर वो डिसाइड करेंगे कि मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन तब तक के लिए उन्हें कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए। तो यहाँ पर गुड्डू भैया जो है उनको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर शरद शुक्ला जो है वो किसकी दम पर उछल रहा है। गुड्डू भैया को ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई न कोई बड़ी पावर जरूर है, लेकिन यहाँ पर गोलू जो है वो गुड्डू भैया से कहती है कि इसके पीछे जरूर कालीन भैया का हाथ है, तभी वो इतना उछल रहा है। जिसके बाद शरद जो है वो अपने अड्डे पर पहुँच जाता है, जहाँ पर कि उसने कालीन भैया को रखा हुआ है। और यहीं पर हम त्यागी जी के बड़े बेटे को देख पाते हैं, जबकि वो असल में छोटा बेटा होता है। और यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम चलती है कि दरअसल में कालीन भैया जो है वो कोमा में है और वो कोई रिस्क ले तभी वो आगे के इलाज कर सकते हैं। तो शरद कहता है कि तुम रिस्क लो, क्योंकि अगर कालीन भैया कोमा में रहे तो उनके कोई भी काम नहीं आएंगे। अब आगे हम वाल्मीकि नाम के एक इंस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर तो है, लेकिन वो किसी गुंडे से कम नहीं है और वो आईजी दुबे के लिए भी काम करता है। थोड़ी देर के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके पास एक काम आया है। दरअसल में आईजी दुबे ने उसे मिर्जापुर के बाहुबली गुड्डू भैया को मारने के लिए सुपारी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ दादा त्यागी के बड़े बेटे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ पाया है कि दरअसल में वो छोटा भाई है, क्योंकि छोटे और बड़े भाई की झड़प में छोटे भाई ने बड़े को मार दिया था और तब से छोटा भाई बड़ा भाई बनकर निकल आता है। क्योंकि दोनों ही हम शक्ल थे, इसलिए उनको कोई भी पहचान नहीं सकता था। तो शरद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल की गद्दी चाहिए थी। तो वहीं दयाल जी को गोलू की जान लेनी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गोलू की वजह से उनका बड़ा बेटा जो है वो मारा गया है। तो अब त्रिपाठी के घर पर सभी लोग बैठे हुए हैं। तभी हम देख पाते हैं कि टंकी के ऊपर वाल्मीकि का एक स्नाइपर बैठा हुआ है, जो कि गुड्डू भैया को मारने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन हवा चलने की वजह से वो लोग चांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके पास एक ही मौका है। इसलिए वाल्मीकि का जो स्नाइपर है वो उनके ऊपर नजर रखे हुए रहता है। तो यहाँ पर गुड्डू भैया का बिजनेस जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और ना तो कट्टे बन रहे थे और ना ही उनकी सप्लाई हो रही थी। इसलिए यहाँ पर गुड्डू भैया कहते हैं कि उन्हें ओवर टाइम करना होगा और अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा। तो वहाँ गोलू जो है वो कॉलेज जाकर अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए कुछ लड़कों को लेकर आ जाती है, जो कि काफी ज्यादा होशियार हैं और वो फैक्ट्री में काफी अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तब जाकर उनको कट्टों का कारोबार फिर से शुरू होता है और उनका बिजनेस जो है वो फिर से चल पड़ता है। आगे हम देख सकते हैं कि गुड्डू भैया के पिता वकील साहब अब वो जेल में हैं और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लाला भी इसी जेल में मौजूद है। यहाँ पर लाला का वकील और बेटी उससे मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि उसकी बेल जो है वो फिर से रिजेक्ट कर दी गई है। तब आगे हम देख पाते हैं कि गोलू के पिता जो है, जो कि पुलिस में है, वो गोलू और गुड्डू पंडित के पास आते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि जो अफीम की खेती है वो जेपी यादव ने मुन्ना भैया के नाम कर दी थी, लेकिन अब मुन्ना भैया नहीं रहे, इसलिए वो सारी जमीन जो है वो माधुरी भाभी के नाम पर है और अब माधुरी भाभी जो है वो मुख्यमंत्री बन चुकी है, इसलिए वो जमीन इलीगल रूप से उन्हें अपने नाम करनी होगी। लेकिन उससे पहले उन्हें जेपी यादव को ढूंढना होगा। तो वहीं शरद जो है वो जेल में लाला से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर ड्रग्स के धंधे के बारे में बात कर रहा था। शरद कहता है कि अगर वो हमसे हाथ मिला ले तो हम तुम्हारी बेल करवा सकते हैं, जिस पर कि लाला भी मान जाता है। जिसके बाद की सीएम मैडम की मीटिंग को देख पाते हैं, जहां पर कि बहुत सारे मंत्री आए हुए थे, लेकिन वहां सारे मंत्री जो हैं वो चीफ मिनिस्टर मतलब कि माधुरी भाभी से ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं, जिससे कि माधुरी भाभी को मालूम चलता है कि इन सभी के पीछे बाहुबली का हाथ है, इसलिए वो लोग इतना उड़ रहे हैं। जिसके बाद हम आईजी पर मतलब कि दुबे जी को देख पाते हैं, जिसके पास वाल्मीकि का कॉल आता है कि वो 3 दिनों से गुड्डू भैया के घर के बाहर बैठे हुए हैं। वो घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर के अलावा कहीं नहीं जाता है, इसलिए उन्हें गुड्डू भैया को मारने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तब वाल्मीकि यहाँ पर दुबे को अपना प्लान के बारे में बताता है। वो मिनिस्टर पूर्वांचल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करवाना चाहता है और उसमें गुड्डू भैया को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाना चाहता है और वहीं पर वो उसे मार देगा, जिस पर कि आईजी सर भी मान जाते हैं। तब कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए इनविटेशन भिजवा देता है, जहां पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि शायद ही वो आ पाएंगे और यहाँ पर गोलू भी यही कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहरी हवा जो है वो कुछ ठीक नहीं है। लेकिन गुड्डू भैया को बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप से बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए वो वहाँ पर तो जाकर ही रहेंगे। तो गोलू जो है वो कवि सम्मेलन के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि वो जेपी यादव के बारे में पता करने वाली थी
और ये सब कुछ स्नाइपर दूर से देख रहा होता है। जिसके बाद गोलू जो है वो उस कवि सम्मेलन में पहुंच जाती है, जहां पर कि वो एक मंत्री से मिलती है और उससे जेपी यादव के बारे में पूछती है। लेकिन वो मंत्री जो है वो उससे ठीक से ढंग से बात नहीं कर रहा था, इसलिए वो बताती है कि बाजू में ही उसके आदमी खड़े हुए हैं। इसलिए अगर उसे भूत नहीं बनना है तो वो जल्दी से बता दे। तब यहाँ पर वो जेपी यादव के बारे में सब कुछ बता देता है। तो वहीं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए गुड्डू भैया जो है वहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पर जब तक गोलू नहीं आ जाती है तब तक उन्हें बाहर नहीं निकलना था, लेकिन गुड्डू भैया कहाँ मानने वाले थे। वो तो तुरंत ही अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि वो एक चीफ गेस्ट के रूप में है। यहाँ गोलू जो है वो कवि सम्मेलन से लौट रही थी, तभी वो देखती है कि बहुत सारी चेकिंग वगैरह चल रही थी। ये चेकिंग क्यों चल रही थी उसे कुछ मालूम नहीं है। तो वही वाल्मीकि यादव ने सारी प्लानिंग कर रखी थी। चीफ गेस्ट के रूप में जब गुड्डू भैया ऊपर प्रतियोगिता के विनर को इनाम देंगे तभी वो गुड्डू भैया को मार देंगे। ये बात वो तुरंत ही आईजी सर को बताते हैं और उन्हें बताते हैं कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर आईजी सर तुरंत ही माधुरी भाभी के पास कॉल कर देते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताई जाती है। तो माधुरी भाभी भी मान जाती है और वो गुड्डू भैया को मारने के लिए कह देती है। जिसके बाद भोजपुरी की सुपरस्टार की एंट्री होती है और वो इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। बाद में एटीट्यूड दिखाते हुए वो गुड्डू भैया के बाजू में बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि गुड्डू भैया कौन है। तो वहीं गुड्डू भैया के कुछ लोगों को शक हो जाता है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगते हैं। तब यहाँ पर गुड्डू भैया के लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। तो वहीं गोलू को मालूम चलता है कि पुलिस वाले को टिप मिली हुई है कि यहाँ पर कुछ भी बुरा होने वाला है। गोलू तुरंत ही समझ जाती है कि यहाँ क्या होने वाला है। वो तुरंत ही बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए निकल जाती है और यहाँ पर गुड्डू भैया के लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। जिसके बाद गुड्डू भैया और भोजपुरी सुपरस्टार जब स्टेज पर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर वो सुपरस्टार गुड्डू भैया से कहता है कि वो है कौन। जिस पर कि यहाँ पर एक आदमी के द्वारा जब उस सुपरस्टार को मालूम चलता है कि वो यहाँ के बाहुबली है, तो वो यहाँ पर गुड्डू भैया से माफी मांगता है। तभी यहाँ पर वाल्मीकि जो है वो गुड्डू भैया के सामने आ जाता है। तभी यहाँ पर उन दोनों के बीच में झड़प शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वाल्मीकि के सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर गुड्डू भैया और वाल्मीकि की गैंग के बीच में गन शूट शुरू हो जाती है। यहाँ पर मौका देखकर गुड्डू भैया टेंट में घुस जाते हैं, जहाँ पर कि वाल्मीकि के लोगों ने उस टेंट को पूरी तरह से घेर लिया था। लेकिन जैसे जैसे वाल्मीकि के लोग अंदर जा रहे होते हैं गुड्डू भैया उनको चुन चुन कर मारते रहते हैं। आखिर में हम देख पाते हैं कि गुड्डू भैया और वाल्मीकि ही बचे हैं। वाल्मीकि ने गुड्डू भैया के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन सही समय पर गोलू वहाँ पर आ जाती है और वो वाल्मीकि को अपनी कार से उड़ा देती है। बाद में गुड्डू भैया को मालूम चलता है कि वाल्मीकि एक सरकारी ऑफिसर है और वो यहाँ पर भोजपुरी स्टार को भी बेरहमी से मार देता है और वो जो गन थी वो उसे वाल्मीकि के हाथ में थमा देता है। तो पिछली रात को जो कुछ भी हुआ था उस वजह से माधुरी भाभी की सरकार का विरोध होने लगा था कि माधुरी भाभी की सरकार जो है वो इस प्रदेश को नहीं चला सकती है, जिस वजह से हाय हाय के नारे भी लगाए जा रहे थे। वहीं गुड्डू भैया जो है वो त्रिपाठी चौक पर पहुंचते हैं, जहां पर कि त्रिपाठी के जो पुतले लगे हुए थे गुड्डू भैया उन्हें मिटा देते हैं। और इस एपिसोड के लास्ट में हम देख पाते हैं कि त्रिपाठी जी को कोमा से होश आ चुका था और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि रॉबिन जो है पंडित जी से मिलने के लिए जेल पहुंचता है, जहां वो उनसे गुजारिश करता है कि वो अपने लिए केस लड़े। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि वो यहीं पर खुश हैं और वो मेरे घर का ख्याल रखे क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि त्रिपाठी जी को होश आ चुका था, मतलब ये है कि वो कोमा से बाहर आ चुके थे। तो कालीन भैया के दिमाग में सबसे पहले सवाल यही है कि आखिर शरद ने उन्हें क्यों बचाया। जिस पर कि शरद उनसे कहता है कि मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, पहला कि मैं गुड्डू भैया को मार दूं या फिर तुम्हें बचा लूं, इसलिए मैंने दूसरा वाला ही रास्ता चुना और मैंने आपको बचा लिया। यहाँ शत्रुघ्न उर्फ छोटे जो है वो गोलू के पास कॉल करता है। यहाँ पर गोलू जो है वो कहती है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि छोटे जो है वो उसके प्यार में था, जिस वजह से ही वो मारा गया था। तो यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू से कहता है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी गलती थी, इसलिए अब वो बच कर रहे। तो वहीं आजी दुबे ने जिस तरह से गुड्डू भैया को मारने की नापाक कोशिश की थी उसमें गुड्डू भैया जो है वो बचकर निकल गए थे, जिस वजह से आजी दुबे को कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो माधुरी भाभी की प्रॉब्लम्स थोड़ी और बढ़ जाती। लेकिन फिलहाल मीडिया जो है उनके ऊपर हावी हो रही है, जिस वजह से विरोधी भी उनका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए अब उन्हें कुछ ऐसा करना है कि वो मीडिया और जनता दोनों को ही खुश कर सके। तो वो आनंद के साथ प्लान बनाकर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फंड चाहिए था और उसके पास फंड की कमी थी। और साथ ही उससे कहते हैं कि ये डील बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है,
इससे तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी। गुड्डू भैया के ऊपर वो पर्सनली अटैक नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अभी थोड़ी देर के लिए दूर रहना होगा। तो शरद जो है वो माधुरी भाभी को लाला के बारे में बताता है, जो कि जेल में बंद है। वो कहता है कि अगर लाला हमसे हाथ मिला ले तो फिर से बिजनेस शुरू हो सकता है, फंड की भी कोई कमी होने वाली नहीं है। लेकिन माधुरी भाभी कहती है कि वो लाला को बेल नहीं दिलाएगी, क्योंकि उसके पास उससे भी अच्छा प्लान है। तो वहीं जेल में सभी को काम सौंपे जा रहे थे। पंडित जी को किचन का काम संभालने के लिए कहा जाता है, जिसमें गेरुआ नाम का एक आदमी उसके साथ था। लेकिन यहाँ पर सभी लोग पंडित जी से कहते हैं कि वो गेरुआ के साथ न रहे, क्योंकि पिछली बार उसने एक वकील को बेरहमी से मार दिया था। लेकिन पंडित जी तो कहाँ ही डरने वाले थे। यहाँ दूसरी तरफ छोटे जो है वो घर में कम वक्त बिताता है, क्योंकि अगर वो घर में रहा तो उसे अपनी भाभी के साथ टाइम बिताना होगा, बीवी की तरह, क्योंकि उसकी बीवी हमेशा उसके पास आने के बहाने ढूंढती है और वहीं छोटे उनसे दूर भागता है। और आगे हम कालीन भैया को देख पाते हैं, जिन्हें अफसोस हो रहा था कि मुन्ना मारा गया, क्योंकि वो भले ही मुन्ना को थोड़ी देर से समझने लगे थे और इसी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था। फिर यही बात सुनकर दत्ता त्यागी भी कहते हैं कि उन्हें भी अपने छोटे बेटे के मारे जाने का बहुत दुख है, लेकिन वो गद्दी का हकदार तो बिल्कुल ही नहीं था। जबकि छोटे तो ये सारी बातें सुन रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। और यहाँ गोलू जो है वो कालीन भैया की इंफॉर्मेशन जुटाने में लगी है। उसके जो इन्फॉर्मर्स थे वो चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन अभी भी कालीन भैया का कुछ पता नहीं चल रहा था और कालीन भैया के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं चला था। यहाँ पर पंडित जी जेल में किचन का काम करने लगे थे और यहीं पर गेरुआ भी उन्हें घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी उसे मारने की कोई कोशिश करता है, तो यहाँ पर गेरुआ उसे मार गिराता है। जिसके बाद गेरुआ जो है पंडित जी के पास आता है और वो कहता है कि सारे वकील एक जैसे नहीं होते। मुझे मालूम है कि आप अच्छे हैं और मेरा काम अगर कोई कर सकता है तो वो आप ही हैं। यहाँ पर गेरुआ अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरी एक 9 साल की बच्ची थी, लेकिन कुछ बड़े लोगों ने मेरे 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जिस वजह से मैंने उन सभी को मार दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बच गए हैं और अगर वो जेल से बाहर नहीं निकला तो वो मेरी फैमिली को भी मार देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरा केस लड़ें। और यहाँ पर हम जानते हैं कि पंडित जी जो है वो हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हैं, इसलिए वो मान भी जाते हैं। यहाँ पर लाला के पास फिर से शरद का कॉल आता है और वो अपनी अफीम के व्यापार के बारे में बात करता है। लेकिन लाला कहता है कि अगर उसे बेल मिल गई तो उसका काम भी चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर लाला की सिर्फ एक ही डिमांड है कि उसे बेल मिल जाए, और अगर बेल मिल जाती है तो 50% की पार्टनरशिप वो शरद के साथ करेंगे। अगले दिन पंडित जी की पत्नी उनसे मिलने के लिए आती है और यहाँ पर उनसे भीख मांगती है कि वो अपने लिए केस लड़ ले, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए आपको एक बार अपना केस लड़ना चाहिए। और वो उनकी बात मान भी जाते हैं और वो कोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने क्या किया था। यहाँ पर जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था उन्होंने सब कुछ बता दिया था। तो कोर्ट यहाँ पर उन्हें केस लड़ने की इजाजत दे देती है। जिसके बाद कटघरे में यहाँ पर पंडित जी एसएस मौर्य की पत्नी को बुलाते हैं। दरअसल में एसएस मौर्य की पत्नी का कहना ये था कि पंडित जी जो है वो एसएस मौर्य को ब्लैकमेल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पंडित जी उनसे सवाल करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपके घर कितनी बार आया था। तो यहाँ पर वो कहती है कि लगभग 10 से 12 बार। तो पंडित जी कहते हैं कि अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा होता तो आपके पति इस तरह से उसे घर में बुलाकर चाय नहीं पिलाते। और फिर वहीं थोड़ी देर में कोर्ट में यहाँ पर आईजी साहब भी आ जाते हैं, जो कि पंडित जी की पूरी तरह से खिलाफ थे। और आईजी दुबे को यहाँ पर माधुरी भाभी ने भेजा था और वो यहाँ पर बयान देते हैं और पंडित जी यहाँ पर फंसते चले जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि वो अपना केस ईमानदारी से लड़ेंगे, चाहे जो कुछ भी हो। और इन सभी बातें को सुनकर जज साहब कहते हैं कि वो इस पर अगले हफ्ते बयान देंगे। अब यहाँ पर जेल में लाला से मिलने के लिए उसकी बेटी शबनम आती है। शबनम को यहाँ पर लाला बताते हैं कि वो लोग शरद के साथ हाथ मिला रहे हैं और आगे का बिजनेस वही संभालेगा। लेकिन यहाँ पर शबनम कहती है कि शरद जो है वो विश्वास करने लायक आदमी नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना ही है तो बिजनेस गुड्डू पंडित के साथ करेंगे, जिस पर कि लाला भी मान जाता है। और लाला यहाँ पर शबनम को उसका नंबर दे देता है। शबनम तुरंत ही उसे मिलाने के लिए पहुँच जाती है। तो वही डिम्पी रॉबिन से कहती है कि इस घर में सभी लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं। पहले भैया और पापा ने दोनों ने की और अब मैं चाहती हूँ कि हम भी अपनी मनमानी करें और अपनी लाइफ जी लें। तो अब यहाँ पर गोलू जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि शबनम उसके घर पे आई हुई है और गोलू शबनम को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती। वही हम देख पाते हैं कि शबनम जो है वो अपने अफीम के बिजनेस के बारे में बात करने आई थी, लेकिन गुड्डू भैया ने तो साफ मना कर दिया था कि वो उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। जिस पर शबनम कहती है कि आपके साथ बिजनेस ना किया जाए तो वो लोग शरद के साथ बिजनेस करेंगे, जिस पर कि यहाँ पर गुड्डू भैया मान जाते हैं और उन्हें इस डील के लिए आज रात ही काठमांडू के लिए निकलना था,
जहाँ पर कि गुड्डू भैया और शबनम दोनों ही जाने वाले थे। गोलू यहीं पर रहने वाली थी, तो गुड्डू भैया और शबनम जो है वो काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद गुड्डू भैया वहाँ के डीलर से बात करते हैं। वो दरअसल में बहुत ही बड़ा आदमी होता है और यहाँ पर गुड्डू भैया उसे इम्प्रेस करके इस डील को अपने कब्जे में कर लेते हैं। यहाँ पर डील कंप्लीट हो जाने के बाद गुड्डू भैया सारी बातें गोलू को बताते हैं और वो गोलू से ये भी कहते हैं कि वो लोग कल सुबह ही पहुँच जाएंगे। आज रात वो यहीं पर रुकने वाले हैं और रात को शबनम उसके पास आती है और खाने के लिए ऑफर करती है। रात को जब गोलू सो जाती है तभी उसके इन्फॉर्मर का एक उसके पास कॉल आता है और वो उसे कालीन भैया के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर गोलू तुरंत ही गुड्डू भैया के पास कॉल करती है, लेकिन गुड्डू भैया तो शबनम के साथ खाना खाने में बिजी थे, इसलिए वो यहाँ पर गोलू का फोन नहीं उठा पाते हैं और वही दोनों आज रात एक साथ ही बिताते हैं। यहाँ पर गोलू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे आगे क्या करना है और वहीं पर हम देख पाते हैं कि उस इन्फॉर्मर के साथ छोटे मिला हुआ है और छोटे ने ही ये सारी प्लानिंग रची है। तो इस अटैक प्लान के साथ गोलू अकेले ही निकलती है और सबसे पहले वो रॉबिन के पास जो पैसे थे वो सारे पैसे ले लेती है और तुरंत ही अपने अड्डे पर पहुंचती है जहां पर कि उसके बहुत सारे लोग शामिल थे। यहां पर वो उन्हें पैसे देकर उनको अपने साथ ले लेती है और अटैक करने के लिए वो तुरंत ही सनाम की तरफ निकल जाती है जहां पर कि कालीन भैया को छुपा कर रखा गया था। ये लोग चोरी छुपे अंदर घुसना शुरू कर देते हैं जहां पर कि ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, 2-4 लोग ही शामिल थे जिन्हें वो लोग आराम से मार गिराते हैं और अंदर निकल जाते हैं और फिर वो अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे 3-4 लोगों को मारते हैं। जहाँ पर कि गोलू देख पाती है कि कमरे में कालीन भैया अकेले ही सो रहे थे, जबकि यहाँ पर तो हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, जिस वजह से गोलू के दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जैसे ही वो वापस पलटते हैं तभी यहाँ पर अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर गोलू के पूरे आदमियों को मार गिराया जाता है क्योंकि बाहर से गोलीबारी बहुत ज्यादा तेजी से होने लगी थी। यहाँ पर गोलू जो है वो पूरी तरह से डर जाती है कि आखिर वो आगे क्या करे, जिस वजह से अब वो रोने तक लग जाती है क्योंकि उसे अपनी मौत दिखने लगी थी। तब वो हिम्मत जुटाकर वो फैसला करती है कि कम से कम वो कालीन भैया को तो मार ही देगी और जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो देखती है कि छोटे जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो गोलू के ऊपर फायर कर देता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। यहाँ पर शुक्ला को ऐसा लगता है कि रफ्टी जी शिवान में सेफ नहीं है, इसलिए उन्हें घर ले जाना चाहिए। यहाँ पर शुक्ला पूछता है कि आखिर गुड्डू भैया और गोलू में से कौन हमला करने के लिए आया था, लेकिन छोटे बताते हैं कि यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ उनके आदमी आए थे। तो यहाँ पर गुड्डू भैया जो है वो काठमांडू से घर पहुँच चुके थे। घर पहुँचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि कल रात से गोलू जो है वो घर पर नहीं आई थी, इसलिए वो पूछताछ करने लगते हैं और अपनी बहन के पास कॉल करते हैं जहाँ पर कि उन्हें गोलू के बारे में मालूम करना था कि वो कहाँ पर है, लेकिन कहीं पर भी उसका अता पता नहीं चल रहा था। तभी यहाँ पर गुड्डू भैया अपने ही साथ में काम करने वाले एक आदमी को बुलाते हैं जो कि कल रात यहाँ पर गोलू के साथ था। वो बताता है कि कल रात गोलू अपने लोगों के साथ किसी जगह पर अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसे नहीं ले जाया गया। तो भाई शुक्ला जो है कालीन भैया को शिवान से सीधा अपने घर जौनपुर लेकर आ गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शिवान में त्रिपाठी जी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तब यहाँ पर शुक्ला के पास एक कॉल आता है कि गुड्डू भैया जो है वो मिर्जापुर से जौनपुर की तरफ निकल चुके हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहे थे, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कालीन भैया के बारे में उन्हें मालूम चल गया है, जबकि बात ऐसे नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर गुड्डू भैया कालीन भैया के बारे में नहीं जानते थे, बल्कि वो गोलू के बारे में पूछने आए थे। और यहाँ पर गोलू के बारे में शुक्ला को कुछ भी नहीं मालूम है। वो कहता है कि अगर उसके पास गोलू होती तो वो उसको कब की दे चुका होता, और अगर गोलू को मार दिया होता तो तुम्हें वो लोग जौनपुर में कदम भी रखने नहीं देते। तो यहाँ पर गुड्डू भैया जो है वो कहते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर कोई बैठे या फिर ना बैठे, लेकिन वो वादा करता है कि कोई शुक्ला मिर्जापुर की गद्दी पर नहीं बैठने वाला। तभी यहाँ पर मुनावर का कॉल आता है और वो यहाँ पर गरमाया हुआ मामला जो था वो ठंडा करता है और दोनों से कहता है कि वो वापस जाए। और साथ ही यहाँ पर गुड्डू भैया ने शुक्ला को अपने बर्फी वाले बिजनेस के बारे में भी बता दिया था, जिस वजह से शुक्ला तुरंत ही लाला के पास कॉल करता है और लाला कहता है कि उसने तो कहा था कि बेल दिलवा दो, अगर उसे बेल मिल जाती है तो उसके साथ बिजनेस कर लेता है, लेकिन अब वो गुड्डू भैया के साथ बिजनेस करेगा। ये बात शुक्ला त्रिपाठी जी को बताता है। तो यहाँ पर त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब वो लाला के साथ बिजनेस करते थे तो उसका रास्ता जल मार्ग और जल मार्ग से ही सारी स्मगलिंग करते थे। ये बात सुनने के बाद शुक्ला तुरंत ही ये सारी बातें पुलिस को बता देता है ताकि वो लोग वहाँ पर जाकर सब कुछ जब्त कर ले। तो वही शुक्ला ने माधुरी भाभी को 5 करोड़ की फंडिंग दे दी थी,
जिस वजह से माधुरी भाभी के लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पर काम कर दिया था और सारी जनता और मीडिया को अपने काबू में भी कर लिया था। और यहीं पर गुड्डू भैया का दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि गोलू अभी तक मिली नहीं थी। उन्होंने मिर्जापुर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन गोलू का अभी भी कुछ पता नहीं था और मोबाइल नंबर को भी ट्रेस करने के लिए उन्हें परमिशन चाहिए थी। यहाँ पर गुड्डू भैया बीना भाभी से कहते हैं कि अगर गोलू नहीं मिली तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो कहता है कि गोलू को बचाने के लिए वो गद्दी और बर्फी दोनों ही दांव पर लगा सकता है। यहाँ पर बीना भाभी स्ट्रेस कम करने के लिए उसे पाउडर देती है। ये पाउडर बीना भाभी पहले मुन्ना भैया को भी दिया करती थी, लेकिन यहाँ पर भैया ने बबलू से वादा किया था कि वो ये सब अब कुछ नहीं करने वाला था। लेकिन यहाँ पर आखिरकार वो हार जाता है और नशा कर लेता है। तो आगे के एपिसोड में हम देखते हैं कि गोलू के गायब हो जाने के कारण माहौल थोड़ा गर्मा जाता है और गुड्डू भैया जो है वो शरद शुक्ला के लोगों को बुरी तरह से मार रहा था। तो ये सब चीजें देखकर शरद भी कहाँ चुप रहने वाला था, इसलिए वो भी मिलकर मिर्जापुर के लोगों को मारने लगता है, जिस वजह से अब दोनों बाहुबली के बीच में जंग छिड़ जाती है और वो एक दूसरे के लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। गुड्डू भैया का गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि गोलू गायब है, जिस वजह से वो अपना आपा खो चुके थे। ये सारी चीजें देखकर कालीन भैया कहते हैं कि गुड्डू भैया को मारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है। अब उसका कोई शिकार कर सकता है तो वो मैं हूँ। और साथ में ये भी कहते हैं कि धैर्य बनाकर रखो, गुड्डू का विनाश तो एकदम तय है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल के राप्ती नदी के द्वारा गुड्डू भैया के माल को भेजा जा रहा था, जो कि काफी ज्यादा मात्रा में था। तो वो जो माल था वो काठमांडू से डायरेक्ट काशीनगर होकर मिर्जापुर आने वाला था, लेकिन इसकी खबर पुलिस वालों को पहले से ही थी, जिस वजह से वो जहाज जो सारा माल लेकर आ रहा था उस जहाज को जब्त कर लेते हैं। लेकिन चेक करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि इस जहाज में तो कुछ भी नहीं है। और बाद में हमें मालूम चलता है कि जोशी नाम के आदमी ने, जो कि लाला के साथ काम करता है, उसने ही रूट को चेंज कर दिया था और वही सही सलामत गुड्डू भैया के घर पे भिजवा दिया था। लेकिन इस लापरवाही की वजह से शबनम जो है वो गुड्डू भैया के ऊपर बहुत चिल्लाती है। लेकिन बात कुछ और थी, क्योंकि शबनम जो है वो गुड्डू भैया को पसंद करती है और कहीं न कहीं गुड्डू भैया गोलू को पसंद करते हैं। इसलिए यहाँ पर शबनम जो है वो गोलू के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल देती है, जो कि गुड्डू भैया सहन नहीं कर पाते, जो कि गोलू एक तो गायब है और ऊपर से वो उल्टी सीधी बातें बोल रही है। तो गुड्डू भैया की बर्फी आ चुकी थी, बस इसे शहर में भेजना था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बीना भाभी को काफी ज्यादा नॉलेज थी, जिसके बारे में वो गुड्डू भैया को बता रही होती है। लेकिन बीना भाभी के इरादे कुछ नेक नहीं थे, वो गुड्डू भैया से कुछ और ही चाहती थी। धीरे धीरे करके इस बर्फी को पूरे शहर में फैला दिया जाता है और गुड्डू भैया की बर्फी सबसे ज्यादा फैलने से प्रॉब्लम थी शुक्ला को, क्योंकि उसका माल जो था वो थोड़ा कमजोर है और जो गुड्डू भैया का माल है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है। और अगर ऐसा हो रहा है तो शुक्ला के माल की डिमांड हो जाएगी कम, जिसका बिजनेस हो सकता है ठप और साथ ही साथ उसका बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि गुड्डू भैया को रास्ते से हटा दिया जाए। तो वहीं हम जेल के अंदर देख पाते हैं पंडित जी को, जो कि कई सारे लोगों के लिए केस लड़ रहे थे। उनकी आजादी के लिए यहीं पर वो एक कवि से मिलते हैं, जिसने भरी पब्लिक में अश्लील कविता सुनाने की वजह से उसे जेल में डाल दिया था, क्योंकि वो कविता जो थी वो मंत्री के ऊपर सुनाई गई थी। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद लाला आता है और लाला यहाँ पर पंडित जी से मिलता है और वो उनसे कहता है कि मुझे भी बाहर जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए केस लड़ो। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि आप खुद जानते हैं कि आप एक क्रिमिनल हैं। यहाँ पर लाला कहता है कि वो एक क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो तो व्यापारी है। तो पंडित जी उसका केस लड़ने को मान जाते हैं। यहाँ पर गोलू के पिता जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो अभी भी गोलू के नंबर को ट्रेस करवाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, क्योंकि गोलू एक क्रिमिनल है और पुलिस उनका साथ देने वाली नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी भाभी ने अपनी एक चाल चली थी और सारे एसपीओ का तबादला करा दिया था और सारे अफसरों के फेरबदल करवा दिए। और ये सब देखते हुए मंत्री सोलंकी भड़कते हुए सीएम के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर की मीटिंग चल रही होती है और हमेशा की तरह सोलंकी इस बार भी लेट आया था। वो उनसे कहता है कि ये सब आप नहीं कर सकती। तो माधुरी भाभी उससे डायरेक्ट कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब गलत है तो आप रिजाइन दे सकते हैं। वही त्रिपाठी भवन में बीना भाभी सिर्फ एक बात से परेशान है और वो है काला बिल्ला। वो काला बिल्ला शायद या तो मुन्ना भैया होंगे या फिर मुन्ना भैया के दादाजी, क्योंकि आजकल वो बीना भाभी को बुरी तरह से परेशान कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं छोटे ने यहाँ पर गोलू को नहीं मारा था, बस उसे गोली लगी थी और जिस वजह से वो इंजर्ड हो गई थी। तब यहाँ पर छोटे ने गोलू को एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि छोटे अभी भी गोलू को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू के सामने बड़े बनकर आया था
यहाँ पर गोलू ने तो उसे 1 मिनट में ही पहचान लिया था कि वो बड़े नहीं बल्कि छोटे हैं। अब रात को आनंद माधुरी भाभी के पास आता है और वो उन्हें न्यूज बताता है, जिसमें बताया जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज के डीन जो है वो माधुरी के पिता, जो कि भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं, उनकी मौत को शहीद समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो सुसाइड किया था और उसी सिंपैथी के चक्कर में उनकी पार्टी जो है वो यहाँ तक पहुँची थी। तब माधुरी भाभी जो है वो जरीना के बारे में पूछती है, जिसे पार्टी में तो रखा गया था लेकिन उसे एक छोटे पद पर और छोटे टाउन में रखा गया था, जहाँ पर कि उसका ज्यादा कोई काम नहीं है और वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने नाच गाने की वजह से ही फेमस है, जिस वजह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है और वो एक स्टार की तरह रहती है। लेकिन अब माधुरी भाभी को जरीना की जरूरत थी, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जरीना ही ठीक कर सकती थी, क्योंकि वो पार्टी के अंदर काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है और उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि पार्टी को किस तरह से संभालना है और एजेंडा को किस तरह से चलाना है। तो वहीं ऑपोजिशन वाले जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए जाते हैं, जिन्हें अंडरग्राउंड कर दिया गया था, लेकिन वो फिलहाल ऑपोजिशन वाले से बात करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अब वो भी उन्हीं के साथ है। तो भाई डिम्पी जो है वो अब कोचिंग पढ़ाने लगी थी और पूरे फैमिली वाले उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, जिसके बाद सभी लोग मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर कि वो जेल में पंडित जी से मिलने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा रॉबिन को बताया जाता है कि आज कुछ लोगों को रिहा किया जा रहा है, जिस वजह से जेल में जलसे का कार्यक्रम हो रहा है। तो आज बहुत सारे कैदियों को रिलीज किया जा रहा है और यहाँ पर तभी कवि जो है वो अपनी कविता सुनाना चाहता है। वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कविता सुनाता है। ये सुनने के बाद लाला जो है वो उस कवि को कुछ पैसे देता है, क्योंकि उसे ये कविता काफी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन अगले ही पल में वो कवि जो है वो लाला को बेरहमी से अपने पेंसिल से मार गिराता है। ये सारी चीजें देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो उस लड़के की बेल कराने वाले थे। तो भाई गोलू जो है वो छोटे से बात कर रही थी। यहाँ पर गोलू जो है वो छोटे से कहते हैं कि सभी लोग बड़े से प्यार करते हैं, ना कि छोटे से। तुम्हारी किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे चले जाने से किसी को भी कोई अफसोस नहीं हुआ था। और अगर तुम अपनी पहचान वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी होगी, और वो ये है कि तुम्हें ददत त्यागी को मारना होगा, तभी तुम अपने छोटे की पहचान को वापस ला सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ जरीना ने माधुरी भाभी के लिए कुछ ऐड वगैरह सिलेक्ट किए थे, जिनसे कि वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर पाएंगे और सभी के सामने फेमस हो सकेंगे। तभी आनंद के पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में बीना भाभी का था, जो कि कहते हैं कि वो गुड्डू भैया के घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे जल्दी से बचा लो। इतना कहकर वो कॉल को काट देती हैं, जिसके बाद हम कालीन भैया और शुक्ला की माँ को देख पाते हैं, जो कि पत्ते खोल रहे थे। तभी शुक्ला की माँ के पास बीना भाभी का कॉल आता है और यहाँ पर भी वो सेम बात कहती है कि वो गुड्डू भाई की यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे बचा लो। लेकिन ये बात उसने कालीन भैया को नहीं बताई थी। वहाँ छोटे के पास उनके इन्फॉर्मर का कॉल आता है और वो छोटे को बताता है कि मिर्जापुर की सारी गाड़ियों को ट्रेस किया जा रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और गोलू के बारे में भी बातें बाहर निकल सकती है। इसलिए इस चेकिंग को तुरंत ही हटवाना होगा, वरना हम फंस सकते हैं। तो इसके लिए छोटे को कुछ न कुछ तो करना था। लेकिन तभी वो ददत को देखता है, जो कि छोटे की याद में रो रहा था, और ये देखकर छोटे समझ जाता है कि उसके घर में वैल्यू है और वो उससे प्यार करते हैं। अब लाला को जेल में बुरी तरह से मार दिया था, जिस वजह से इसका फ्यूनरल जो है वो किया जा रहा था, जहाँ पर कि शबनम जो है वो बुरी तरह से रो रही थी और यहाँ पर गुड्डू भैया भी आए हुए थे, लेकिन वो शबनम से नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर रात में शरद और छोटे जो है वो दोनों मिलकर शराब पी रहे थे और यहाँ पर शरद जो है वो छोटे से कहता है कि बदला लेकर कैसा लगा। लेकिन ये सुनने के बाद छोटे को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, जिस पर कि शरद कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि उसने गोलू को गायब कर दिया और उसे मार भी दिया। लेकिन छोटे कहता है कि मुझे ये सारी बातें पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। और छोटे ये भी कहता है कि आज के बाद मुझसे ऐसी बातें मत करना। तो यहाँ पर कालीन भैया जो है वो शुक्ला को बताते हैं कि तुम्हें शांति का प्रस्ताव रखना चाहिए, तुम्हें मुनावर के पास कॉल करना होगा और उनसे कहना होगा कि वो शांति का प्रस्ताव रखना चाहता है। इससे तुम झुकोगे नहीं, क्योंकि शिकार किस तरह से किया जाता है मैं तुम्हें बताऊंगा। और यहाँ पर शुक्ला की माँ शुक्ला को बताती है कि वीना भाभी का कॉल आया था और वो कह रहे थे कि वहाँ पर वो सेफ नहीं है। लेकिन आखिर वीना भाभी ऐसा क्यों कह रही थी, ये बात शुक्ला को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और तभी यहाँ पर गुड्डू भैया के पास मुनावर का कॉल आता है और वो कहता है कि जौनपुर से शरद शुक्ला जो है वो शांति का प्रस्ताव रखना चाहता है और इस लड़ाई को यहीं पे बंद करना चाहता है। ये सुनने के बाद गुड्डू भैया कहता है कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, वो भी चाहता है कि शांति हो जाए। जिसके बाद जौनपुर में एक मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर कि शहर के सारे बाहुबली आए हुए थे और यहाँ पर शरद शुक्ला जो है वो शांति का प्रस्ताव रखता है
और साथ में ये भी कहता है कि जौनपुर और मिर्जापुर को अपनी हद में रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि कालीन भैया भी दूसरे कमरे में सब कुछ सुन रहे होते हैं। दरअसल में शरद शुक्ला का कहना ये था कि जौनपुर और मिर्जापुर को अलग अलग बांटकर फ्री हैंड दे दिया जाए, जिसके बाद वो दोनों शहर के एक दूसरे के लोगों के काम में दखल नहीं देंगे। ये सुनने के बाद गुड्डू भैया कहते हैं कि बात तो सही है, वो यही करेंगे, लेकिन दशहरे के बाद वो मुनावर और सबको मार देगा। तो जाते जाते यहाँ पर गुड्डू भैया एक बोरे में गिफ्ट लेकर आए थे। उनके जाने के बाद जब उसे चेक किया जाता है तो मालूम चलता है कि इस बोरे में किसी का सर है। ये देखकर समझ आ जाता है कि गुड्डू भैया शांति समझौते में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ददत त्यागी जो है वो अपने छोटे बेटे को बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। उनका कहना था कि वो ठीक तरह से काम नहीं करता है। उनका मानना यह है कि जिस तरह से उसने बदला लेना सोचा है वो अपने बदले को भुला चुका है, क्योंकि जिन लोगों पर नजर रखना चाहिए यहाँ पर छोटे जो है वो उन सब पर नजर नहीं रख पा रहा था। यहाँ पर ददत कहता है कि तूने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने ही इन्फॉर्मर को निकाल लिए। और हमें मालूम चलता है इन तीन में से यहाँ पर छोटे का भी एक इन्फॉर्मर है जिसने गोलू को पकड़वाया था। यहाँ पर ददत जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जिनमें से दो को तो ददत ने ही वहाँ पर मार दिया था। अब तीसरा सिर्फ और सिर्फ छोटे का इन्फॉर्मर बचा हुआ था। छोटे को मालूम चलता है कि अगर इन्फॉर्मर को उन्होंने पकड़ लिया तो वो सब कुछ बक देगा, इसलिए छोटे वहाँ पर उन्हें रोक देता है और कहता है कि मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगा। लेकिन छोटे उसे कहता है कि वो उसे मारेगा, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। तो छोटे से थोड़ा बहुत मारने के बाद ददत त्यागी से बात करने लगता है कि वो मेरा गुस्सा किसी और पे ना निकाले। ये सारी चीजें हो जाने के बाद छोटे जो है वो गोलू से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर गोलू छोटे से कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो और मैं गुड्डू भैया को पसंद करती हूँ, और गुड्डू पूर्वांचल को पसंद करता है। और यहाँ पे ये सारी चीजें सुनने के बाद छोटे को गुस्सा आ जाता है और छोटे गोलू से कहता है कि अगर वो उसे नहीं मिली तो वो किसी की भी नहीं होने देगा। मतलब कि छोटे जो है वो गुड्डू भैया को मारना चाहता है। तो 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं मिर्जापुर और जौनपुर सीमा के बॉर्डर को, जहाँ पर की पुलिस को खबर है कि यहाँ पर एक लाश मिली है और वो लाश दरअसल में गोलू की है। ऐसा पुलिस वालों का मानना है, क्योंकि गोलू की कार यहीं पर पाई गई है। उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया गया है, लेकिन कपड़े और एविडेंस को देखते हुए उन्हें यही समझ में आ रहा है कि ये गोलू की ही डेड बॉडी है। उन्हें यहाँ पर गोलू की घड़ी मिलती है। वो ये सब देखकर तो पूरी तरह से टूट गए थे और इसलिए वो अपनी गन निकालते हैं और उसे अपने गर्दन पर रख कर चला देते हैं और खुद की जान ले लेते हैं। यहीं पर गुड्डू भैया भी मौजूद थे और वो इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। जिसके बाद पंडित जी जो हैं वो जेल में उसी कवि से मिलने के लिए जाते हैं जिसने हाल ही में जेल में लाला को मारा है। पंडित जी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्यों उसे मारने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर कवि बताता है कि उन्हें जौनपुर की तरफ से एक अच्छा ऑफर आया था और उसे घर भी चलाना है, इसलिए उसे ये करना पड़ा, जिसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिला है। और ये काम दरअसल में शरद शुक्ला ने करवाया था। अब आगे हम कालीन भैया और शरद शुक्ला को बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर कि कालीन भैया कहते हैं कि जिस तरह से गोलू की डेड बॉडी जौनपुर बॉर्डर पर मिली है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि वो काम तुम्हारा है। लेकिन शरद बताता है कि ये काम त्यागी का है और वो नहीं चाहता है कि इसका इल्जाम वो खुद पे ले, बल्कि वो तो अब इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है। लेकिन उसे इस बात का ख्याल रखना होगा कि गुड्डू भैया को ये बात मालूम है और गुड्डू भैया उस पर अटैक जरूर करेंगे। जिसके बाद गुड्डू भैया जो है वो पंडित जी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए हैं और वो यहाँ पर बताते हैं कि गोलू की डेड बॉडी मिली है, उसे मार दिया गया है। और ये पहली बार था जहाँ पर कि गुड्डू भैया अपने पिता रामाकांत पंडित से एडवाइस मांगने आया था, और वहीं ये पहली बार था जहाँ की रामाकांत पंडित जी के पास कोई भी एडवाइस नहीं थी। लेकिन गुड्डू भैया को तो एकदम क्लियर था कि वो क्या करेंगे। और यहाँ पर गुड्डू भैया जो है वो बहुत सारा असली बारूद इकट्ठा कर लेते हैं और बहुत सारे आदमी भी, और वो कहते हैं कि अब सिर्फ हमारा एक ही काम है, वो है जौनपुर पर हमला। हमें जौनपुर को शमशान बनाना है। किसी पर भी शक हो या फिर कोई भी शक्ल पसंद ना आए तो सभी को मार दो। जिसके बाद गुड्डू भाई से आजी दुबे मिलने के लिए आता है। दरअसल में वो किसी काम से नहीं आया था, बल्कि वो तो माधुरी भाभी की बात गुड्डू भैया से करवाने के लिए आया था। यहाँ पर माधुरी भाभी गुड्डू भैया से कहती है कि बीना भाभी और लल्ला को हमारे हवाले कर दो, तो हम रामाकांत पंडित जी का केस पर्सनली हैंडल करेंगे और उनकी फांसी भी रुकवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुड्डू भैया यहाँ कहाँ मानने वाले थे। वो कहते हैं कि आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। बीना भाभी उसकी कोई हॉस्टेस नहीं है, और रही बात उनके पिताजी की, तो वो उन पर कोई भी आस नहीं आने देगा। तो वहीं घर जाकर गुड्डू भैया की सारी बातें बीना भाभी को बताता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हॉस्टेस है। लेकिन हमें यहाँ पर असली इरादे के बारे में मालूम चलता है कि दरअसल में बीना भाभी सबका पत्ता काट कर खुद मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ छोटे जो है वो बड़े का कैरेक्टर प्ले करते हुए पूरी तरह से थक चुका था। यहाँ पर ददत कहते हैं कि वो अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए उसे अपनी वाइफ सलोनी को लेकर कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो उस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है।
जिसके बाद छोटे जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन सलोनी को कहीं न कहीं अपने पति पर डाउट होने लगा था, इसलिए वो उसका पीछा करती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि छोटे जो है वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि उसने गोलू को इसी स्कूल के नीचे छिपा कर रखा है, जहाँ पर कि सलोनी भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुँच जाती है। तो अंदर पहुंचने के बाद गोलू से बात करता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके सामने भाभी सलोनी मौजूद थी। वो यहाँ पर गोलू को देखती है और शॉक रह जाती है कि आखिर वो लड़की कौन है, जिसके बाद कि वो अपनी भाभी से कहने लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन तभी भाभी चिल्लाने लगती है और यहाँ पर से भागने की कोशिश करने लगती है। तब यहाँ पर छोटे भी उन्हें कमरे के अंदर बंद कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कोर्ट में आज रामाकांत पंडित के लिए लास्ट हियरिंग थी, मतलब कि आज जो है डिसीजन सुनाया जाएगा कि उन्हें कौन सी सजा मिलेगी। और कोर्ट से बाहर की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर रामाकांत पंडित को सजा मिलती है तो यहाँ पर गुड्डू भैया कुछ न कुछ बवाल तो जरूर करेंगे और यही प्लान है माधुरी यादव का। तो अब कोर्ट के अंदर जज साहब जो है वो रामाकांत पंडित को सजा सुनाने लगते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट सजा मिल चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर रॉबिन उठता है और वो कहता है कि प्रोसिक्यूट शुरू से ही गलत केस लड़ रहे हैं और उसे ये बात कैसे मालूम, तो बताता है कि मैंने ही रामाकांत पंडित को गुड्डू भैया के सारे कारनामे के बारे में बताया था और उनके ब्लैक काम के बारे में भी बताया था और व्यापार के बारे में बताया और सारे सबूत दिए, जिस वजह से वो गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए गए थे। और ये बात सुनने के बाद जज साहब अपना डिसीजन जो है वो होल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर गुड्डू भैया कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये सारी चीजें हो जाने के बाद आईजी दुबे तुरंत ही माधुरी यादव के पास कॉल करके बताता है कि जो हमने प्लान बनाया था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि गुड्डू भैया कोर्ट में कोई भी बवाल नहीं किया है। जिसके बाद रॉबिन जो है वो घर पर पहुंचता है, जहां पर कि वो फैमिली से माफी मांगता है क्योंकि उसने झूठ छुपा कर रखा था, लेकिन इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ रामाकांत पंडित का ही साथ दिया था। तो वो लोग सभी उससे गले मिलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने रॉबिन को माफ कर दिया था। और तभी यहाँ पर गुड्डू आता है और गुड्डी यहाँ पर रॉबिन से बात करता है, क्योंकि रॉबिन ने उसे झूठ कहा था कि उसके ऊपर जितना भरोसा किया था उसने सारे भरोसे को तोड़ दिया और उसने उसकी फैमिली को भी पूरी तरह से मना लिया था। बाद में रॉबिन गुड्डू भैया को बताता है कि मेरे पास उस दिन गोलू भी आई थी, लेकिन उसने गोलू को वार्न किया था, लेकिन वो नहीं मानी और वो अकाउंट क्लोज करके सारा पैसा निकाल कर ले गई। ये सारी बातें सुनने के बाद तो गुड्डू भैया पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि वो इतने दिनों से गोलू को ढूंढ रहा था, इसलिए उसे बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है और वो रॉबिन की दोनों आंखें फोड़कर उसकी जान ले लेता है। और ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर छोटे ने तो भागने की प्लानिंग बना ली थी, क्योंकि भाभी के सामने उसका सच जो है वो सामने आ गया था, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसके सामने आ जाती है। छोटे उनसे कहता है कि मैं इतने दिनों से आपके सामने था, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं छोटे हूँ ना कि बड़ा। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम छोटे हो, लेकिन वो ये भी जानती है कि सिर्फ अब उसका एक ही बेटा बचा है और वो अब इस बेटे को कभी नहीं खोना चाहती। घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े उठाता था, इसलिए तुम्हें बड़े बनकर ही रहना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि गोलू जो है वो भाभी से बात कर रही थी। वो कहती है कि छोटे तुम्हें भी मार देगा, लेकिन यहाँ पर भाभी कहती है कि तुम गोलू हो तो तुम्हारी लाश तो 4-5 दिन पहले ही जौनपुर बॉर्डर पर मिली थी। ये सब सुनने के बाद गोलू को ऐसा लगता है कि उसे बाहर निकलना चाहिए, इसलिए वो भाभी को यकीन दिलाती है कि छोटे उन दोनों को ही जान से मार देगा। इसलिए वो यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं सबसे पहले तो वो गोलू की हथकड़ियों को खोलते हैं और फिर गोलू भाभी से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है कि तुम्हें छोटे का ध्यान भटकाना है, जिसके बाद वो सब कुछ संभाल लेगी। अब आगे हम देखते हैं कि पुलिस वाले जो है वो गुड्डू भैया को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गुड्डू भैया ने रॉबिन की जान ले ली थी। यहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहीं जेपी यादव को मालूम चलता है कि जरीना जो है वो मिर्जापुर वापस आ चुकी है, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि किसी भी हालत में जरीना को पैसे खिलाकर यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ पर बीना भाभी को त्रिपाठी भवन से लेकर एक अच्छे से घर में आ गए थे। वैसे तो यहाँ पर बीना भाभी पूरी तरह से सेफ थी और यहाँ पर शरद शुक्ला और माधुरी यादव बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि गुड्डू पंडित जो है वो अब उनकी हिरासत में है। जो काम बहुत महीनों सालों से करने की सोच रहे थे वो काम उसने खुद कर दिया। तो यहाँ पर गुड्डू जो है वो हिरासत में आ चुका था, लेकिन शरद चाह रहा था कि गुड्डू को उसके हवाले कर दिया जाए ताकि वो उसे मारकर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ सके। तो वहीं जेपी यादव का आदमी जो है वो जरीना भाभी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्पेशल काम है और वो इसे इसके लिए बहुत सारे पैसे भी देगा, जिसके लिए जरीना ये काम करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद माधुरी भाभी गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल पहुंचती है।
जहाँ पर कि गुड्डू भैया कहते हैं कि वो मुन्ना भैया के लिए बहुत खुश है। वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही मुन्ना भैया को देखकर खुश हुआ था, एक तो कॉलेज में जब वो उनकी तरह बनना चाहता था, और एक आज जब उसकी पत्नी जो है उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। अगर आज मुन्ना भैया होते तो तुम पर काफी ज्यादा प्राउड करते। जिसके बाद माधुरी यादव पुलिस वाले को गुड्डू भैया के ऊपर 3rd डिग्री का ऑर्डर देती है। अब छोटे जो है वो खुफिया रूम में जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी भाभी से कहते हैं कि आप यहाँ से चली जाओ, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर गोलू और भाभी कुछ प्लान रचा रहे थे। जैसे ही भाभी यहाँ से जाने लगती है तो गोलू अपनी हथकड़ियों को खोलकर तुरंत ही उसे धक्का देकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। यहाँ पर छोटे जो है वो गोलू के ऊपर फायरिंग करता है। यहाँ पर भागते वक्त गोलू ने एक नुकीले कांच से भाभी की कलाई काट दी थी, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ पर गोलू को भी एक गोली लग चुकी थी, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुड्डू भैया की पिटाई का इंतजाम कर दिया गया था। यहाँ के लोकल गुंडों से कह दिया जाता है कि अगर वो गुड्डू भैया को अधमरे हालत में कर देते हैं तो उन्हें 1 हफ्ते बिरयानी मिलेगी। ये सुनने के बाद तो अब सभी लोग गुड्डू भैया पर टूट पड़ते हैं, लेकिन गुड्डू भैया उन सभी को बेरहमी से मारकर उन्हें ही 3rd डिग्री दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और आदमी है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसे बिरयानी के अलावा कुछ और लालच भी दिया जाता है। तब वो गुड्डू भैया के पास जाता है और वो गुड्डू भैया को 5 मिनट के अंदर ही चित कर देता है। तो यहाँ पर भी गुड्डू भैया जो है वो काफी ज्यादा अधमरी हालत में हो चुके थे। पुलिस वाला आकर उसकी फोटो लेकर जाता है। अब रात को माधुरी वीना भाभी को खाने पर बुलाती है, जहाँ पर कि वीना भाभी उनके सामने ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कि गुड्डू भैया ने उसके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म किए थे। तो माधुरी बताती है कि गुड्डू भैया की हालत जेल में बहुत ही ज्यादा बुरी है, और वो फोटो के बारे में भी वीना भाभी को बताती है। अब डिम्पी जो है वो जेल में अपने पिता से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर रामाकांत पंडित डिम्पी को कुछ सबूत देते हैं, और इन सबूत के द्वारा पता चलता है कि माधुरी यादव के पिता को दरअसल में शरद शुक्ला ने ही मारा था, और अब ये सारे एविडेंस यहाँ पर डिम्पी के पास मौजूद है। यहाँ पर गुड्डू भैया के जेल जाने से उनका बिजनेस जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुका था। यहाँ पर मजदूरों को दिहाड़ी देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन तभी यहाँ पर गोलू आती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो जिंदा थी, और इतने दिनों तक अंदर रहने के बाद उन्हें मालूम चलता है जैसे गुड्डू भैया जेल जा चुके हैं और इनके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। ये सारी चीजें देखकर तो गोलू की आग भर आती है। तो अब वो किसी भी हालत में गुड्डू भैया को जेल से निकलवाना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही जेपी यादव से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक वही आदमी है जो कि उन्हें बाहर निकलवा सकता है। यहाँ पर जरीना जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए जाती है, और वो यहाँ पर हैरान होती है कि वो यहाँ पर जेपी यादव से मिलने के लिए आए हैं। जेपी यादव यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास एक ऑफर है कि अगर वो सरकार को गिराने में हमारी मदद करती है तो उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। ये सुनने के बाद जरीना मान जाती है और आज रात यहीं पर रुकने का प्रोग्राम बना लेती है। तो अगले दिन माधुरी भाभी की स्पीच थी, वो अपनी स्पीच दे रही थी, तो वही जेपी यादव और उसके मंत्री जो है वो सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जरीना जो है वो शरद शुक्ला के पास चली जाती है और वो सब कुछ बता देती है, जिससे कि ऑपोजिशन वाले पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। यहाँ पर शरद शुक्ला कहता है कि अगली बार तुमने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी तो हम तुम्हें मार देंगे। तो यहाँ पर जेपी यादव को जरीना ने फिर से एक बार बेवकूफ बना दिया था, और फिर रात को गोलू जो है वो जेपी यादव से मिलने के लिए आती है। लेकिन अब जेपी यादव किसी के लिए भी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ पर जेपी यादव कहता है कि वो किसी के लिए भी काम नहीं करना चाहता है। यहाँ पर गोलू जो है वो कहती है कि यहाँ पर एक हमी है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, जिसके बावजूद उन्होंने मिर्जापुर का सफाई किया है, लेकिन आप अगर हमारी मदद करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। डिम्पी जो है वो सारे एविडेंस लेकर माधुरी भाभी के पास पहुँचती है और बताती है कि उसके पिता का मर्डर दरअसल में शरद शुक्ला ने ही किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद माधुरी भाभी जो है वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है, क्योंकि वो तो शरद शुक्ला को पसंद करने लगी थी और वो उसके ऊपर हद से ज्यादा विश्वास भी करने लगी थी। अब रात को माधुरी भाभी से मिलने के लिए शरद शुक्ला आता है। उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और शरद शुक्ला यहाँ पर भाभी को बता देता है कि कालीन भैया जिंदा है और वो उसी के पास है। तब यहाँ पर माधुरी भाभी कहती है कि वो कालीन भैया से मिलना चाहती है। अब उसी रात माधुरी भाभी यहाँ पर वीना भाभी से मिलने के लिए जाती है, उन्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही वीना भाभी माधुरी भाभी से कहती है कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहती है और अगर वो सपोर्ट करे तो ये सब हो सकता है। माधुरी भाभी यहाँ पर बताती हैं कि कालीन भैया जो है वो अभी तक जिंदा है, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो चुप हो जाती है। यहाँ शरद ये सारी बातें कालीन भैया को बताता है, लेकिन कालीन भैया कहते हैं कि यहाँ पर माधुरी पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर शरद कहते हैं कि उसे माधुरी भाभी पर पूरा विश्वास है और वो पूरी तरह से हमारी साइड ही है। जिसके बाद कालीन भैया और माधुरी भाभी मिलते हैं। यहाँ पर कालीन भैया माधुरी से कहते हैं कि शरद ने जो कुछ भी किया है वो हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि मेरे खिलाफ था। माधुरी भाभी भी कहती है कि तुमने हमेशा वही किया जो तुम करना चाहते थे, तुमने अपने बेटे की तो कभी नहीं सुनी थी। तो अब अगर गुड्डू पंडित चाहते हो और हमारी फैमिली चाहते हो
जो कि हमारी हिरासत में है तो वो वही करेगा जो हम कहेंगे। अब आगे हम रात को देखते हैं कि पूर्वांचल की गद्दी पर कौन बैठेगा। उसी की मीटिंग को देख पाते हैं। यहाँ पर प्रदेश के सारे बाहुबली आए हुए थे। मुनावर यहाँ पर कहता है कि पूर्वांचल की गद्दी पर बैठने के लिए उसे कोई भी योग्य इंसान नहीं दिख रहा, इसलिए मिर्जापुर को भी पश्चिम संभालेगा। लेकिन ये सब जौनपुर का बाहुबली शरद शुक्ला होते हुए नहीं देख सकता था। वो कहता है कि वो तो ऐसा कभी नहीं होने दे सकता, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इस गद्दी के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही योग्य है। ये बात कहने के बाद तभी यहाँ पर एंट्री होती है कालीन भैया की। कालीन भैया यहाँ पर एंट्री मारते हुए कहते हैं कि आप हमें भूल तो नहीं गए। जिसके बाद वो कहते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा और वह है शरद शुक्ला, क्योंकि वो उसे वचन दे चुका है। तो अब शरद शुक्ला को उस गद्दी पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन अगले ही पल में वो यहाँ पर गन निकाल लेते हैं और शरद शुक्ला को शूट करके उनकी जान ले लेते हैं। तभी यहाँ पर गन फाइट शुरू होने लगती है और सारे बाहुबली आपस में झगड़ने लगते हैं। तब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो सारे बाहुबलियों को मार गिराते हैं, क्योंकि कालीन भैया ने माथुरी भाभी से हाथ मिला लिया था। जिसके बाद वीना भाभी को एक सरप्राइज दिया जाता है और उन्हें कालीन भैया से मिलवाया जाता है। यहाँ पर वीना भाभी को ऐसा लग रहा था कि कालीन भैया को उसकी असलियत के बारे में सब कुछ मालूम चल गया है, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। बाद में कालीन भैया गुड्डू भैया से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अब सारा मामला खत्म करना चाहते थे, लेकिन मालूम चलता है कि जेल में गुड्डू भैया है ही नहीं, वो तो यहाँ से भाग चुका है। यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो गुड्डू भैया यहाँ पर सही सलामत निकल चुके थे। उन्हें निकलवाने में यहाँ पर जेपी यादव ने मदद की थी और वो भी गोलू के कहने पर। यहाँ पर दोनों ही सलामत निकल चुके थे। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और एपिसोड के लास्ट में यहाँ पर हम देखते हैं मकबूल को, और मकबूल को दरअसल में बीना भाभी ने याद किया है। और इसी के साथ मिर्जापुर का सीजन 3 यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।